ज़्यादा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। स्पेशली अब मेरे टॉपिक से रिलेटेड तो अब मैं अगर बात करूं तो पहले 2 साल के अंदर जो स्क्रीन टाइम बच्चों को देते हैं, इसमें जो सबसे डेंजरस चीज़ है दैट इज़ स्पीच डिले, एंड दैट डिले विल बी फॉर लाइफ। And it's happening more and more now. Post zero screen time should be there. Screen time, it's not about mobile. मतलब 1-2 साल तक हमें बच्चों को मोबाइल दिखाना ही नहीं या टीवी, दोनों ही नहीं दिखाना, लैपटॉप भी नहीं, नो स्क्रीन टाइम, जीरो स्क्रीन टाइम, दैट्स द रिकमेंडेशन। फोन पे ही रहते थे और टीवी देखते रहते थे, तो सीखेंगे किससे? लर्निंग इज बाय इंटरेक्टिंग, वो स्क्रीन से नहीं आती है। स्क्रीन से उनके पास वो जो अगर कुछ आएगा भी तो वो राइम्स आती हैं। राइम्स आर डेंजरस अनलेस दे आर बैक्ड अप बाय स्पीच, नॉर्मल स्पीच। पहले कन्वर्सेशन आनी चाहिए, फिर राइम से चेंज आएगा। यानी बाजू ऐसे झटका किया और आंखें पलट गई और बच्चा थोड़ी मोमेंटरीली फॉर 5 सेकंड बेहोश रहा और फिर होश में आ गया। हमारी नज़र में जो दौरा है वो यही है कि फिजिकल एकदम से ऐसे झटके होना शुरू हो गए, आंखें पलट गई, जिस्म बेहोश हो गया और फिर वहाँ काफ़ी अरसे तक वो झटके खाता रहा और फिर 2 घंटे के लिए बेहोश रहा। ये तो सबको पता है लगभग कि यह से अलार्म, ठीक है, ये तो अलार्म, रोया नहीं और बच्चा रोया नहीं और उसकी वजह से उसको दिमाग पे असर पड़ गया और फिर वो आईसीयू में रहा और उसको उस वक्त दौरे आए। तो ये सबसे कॉमन जो हमारे माशरे में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो सबसे कॉमन है वो यही रीज़न। उसके बाद उनकी डेवलपमेंटल डिले हो जाती है, बाद में उनको दौरे आ सकते हैं, उनके मोटर इश्यूज़ होते हैं। क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बीमार हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई बर्थ से या उसमें ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो रही है? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से जो हमारे आम घरों के लोग हैं वो कैसे पहचाने और फिर वो डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करें? कश्मीर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं, या हम यूँ कहें जो बर्थ से ही किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं। इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शाहनवाज साहब, जो कि जीएमसी जम्मू में एज एन कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं डॉक्टर शाहनवाज हूँ। मैंने MBBS जीएमसी जम्मू से किया है। अभी उसके बाद मैंने MD शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर से किया। इसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन किया पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में, फेलोशिप किया लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज मुंबई से। तो उसके बाद मैं वापस जम्मू में आया हूँ। अभी मैं एज कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जीएमसी जम्मू में। अब मुझे वहाँ पे 3 साल हो चुके हैं और मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं बाहर वहाँ पे पल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वहाँ पे पीडियाट्रिक विंग और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विंग को हैंडल कर रहा हूँ पल्स हॉस्पिटल। इस तरीके की बीमारियाँ हम खासकर बच्चों में देखते हैं जन्म से। जी, देखिए, जहाँ तक हमारे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी ब्रांच का सवाल है तो आम तौर पे जो ज़्यादा कॉमनेस्ट बीमारियाँ जो बच्चों में हैं वो हैं जिन बच्चों को जन्म के वक़्त ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसमें कि बर्थ एस्फिक्सिया, यानी बच्चा जिसको आम लैंग्वेज में हम कहते हैं कि रोया नहीं, और बच्चा रोया नहीं और उसकी वजह से उसको दिमाग पे असर पड़ गया और फिर वो आईसीयू में रहा और उसको उस वक्त दौरे आए। तो ये सबसे कॉमन जो हमारे माशरे में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो सबसे कॉमन है वो यही रीज़न। उसके बाद उनकी डेवलपमेंटल डिले हो जाती है, बाद में उनको दौरे आ सकते हैं, उनके मोटर इश्यूज़ होते हैं, यानी चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, उनके स्पीच इश्यूज़ होते हैं, हियरिंग इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ इन बच्चों में हो सकते हैं। और सेरेब्रल पैल्सी, इनको एक कॉमन जो नेम हम दिया जाता है सेरेब्रल पैल्सी है, और दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी IQ कहीं ना कहीं इनका इफ़ेक्ट हुआ होता है। तो ये बच्चे हैं जो हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हैं डेवलपिंग सेटअप्स में, क्योंकि हेल्थ सेक्टर हमारा इतना डेवलप्ड नहीं है। डिलीवरीज़ कहीं ना कहीं लेट हो जाती हैं, हॉस्पिटल में लोग जल्दी वक्त पे पहुंच नहीं पाते और उसकी वजह से बच्चे पे ऑलरेडी इफ़ेक्ट हो चुका होता है जब तक वो डिलीवरी होती है। तो फिर ये बच्चे, और अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, ICU सेटअप्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो प्रीमेच्योर बच्चे जो वक्त से पहले डिलीवर हो रहे हैं, जिनके कम वज़न है, 1 किलो के बच्चे आजकल आम बच रहे हैं हमारे सेंटर्स में, तो उन बच्चों में भी डाउन द लाइन लॉन्ग टर्म पे डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं। अब हमें उनको कैसे टैकल करना है, हमारे पास अभी तक रिसोर्सेज की कमी है हमारे जम्मू कश्मीर में, बहुत ज़्यादा कमी है। और
कहीं ना कहीं उसकी वजह से इन बच्चों में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। वो उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही कि कैसे इलाज करवाना है और कहाँ से सही पर्सन कैसे कांटेक्ट करें डॉक्टर साहब से, कैसे अपॉइंटमेंट लें या किस पर्टिकुलर किस डॉक्टर से कांटेक्ट करें, इस तरीके के प्रॉब्लम्स होती जी बिल्कुल है क्योंकि हमारे पास पीडियाट्रिक जो इसकी एक्चुअल ब्रांच है दैट इज़ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी अभी तक जम्मू कश्मीर में खुद तो स्पेशलाइजेशन यहाँ होती नहीं है, तो जो बाहर से करके आएंगे तो वो लोग बहुत कम हैं जो वापस रिटर्न हुए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। एज ऑफ नाउ जो ये बच्चे हैं जो जा रहे हैं या तो पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं या फिर एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो अच्छा मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मैनेज नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो भी जो लोग वहाँ पहुँचें उनके पास भी लोग नहीं पहुंच रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत डिले करते हैं। इसमें असल में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, बिल्कुल दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। व्हाट वी नीड टू डू इज डू इंटरवीन वेरी अर्ली। मतलब पहले से ही, अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें, अपनी लैंग्वेज में कहें, तो पहले ही से हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या चेकअप्स कराने चाहिए। जी बिल्कुल यही है। इसमें क्या है क्योंकि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो क्या होता है ब्रेन में जो है ना, शुरू के पहले 2-3 साल जो होते हैं इसमें दिमाग का जो 90% ग्रोथ है वो पहले 2 साल में होती है। अब जिसकी तो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मली ग्रो कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में अच्छे से ग्रो करे। जिन बच्चों को फॉर एग्जाम्पल बहुत प्रीमैच्योर डिलीवर हो गए, ICU में एडमिट रहे, किसी न किसी वजह से, जॉन्डिस की वजह से एडमिट रहे, बाकी बीमारियों की वजह से एडमिट रहे, तो उन पे उनके जहन पे असर पड़ा हो सकता है। ये सभी पेरेंट्स को समझना है। दिस इज़ अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स कि जिनका भी बच्चा हाई रिस्क रहा है, वेट कम रहा है बर्थ पे, जॉन्डिस हुआ है, सिग्निफिकेंट ज़्यादा जॉन्डिस हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा जॉन्डिस है, फोटोथेरेपी या खून एक्सचेंज हुआ है उसका, या बाकी बच्चे जो वेंटिलेटर किसी न किसी वजह से वेंटिलेटर्स पे गए हैं, उनके पेरेंट्स को ये समझना है कि हमें रेगुलर चेकअप करवाना है। दैट आजकल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत गवर्नमेंट सेटअप में जो सिस्टम है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ DIC, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स। ये प्रॉपर सेंटर्स बने हर डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कितने फंक्शनल हैं, लेकिन कम से कम जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर जो DICs हैं वो प्रॉपरली फंक्शनल भी हैं। तो उन फैसिलिटीज़ को अवेल किया जाए, पेशेंट्स वहाँ आएँ, रेगुलर चेकअप्स करवाएं। वो थक जाते हैं, एक बार तो आएंगे 1 महीने पे, लेकिन फिर बोलेंगे इतना किसी कारण वहीं क्या करूँ, थोड़ा बहुत तो बोला, 2 बातें बोली और भेज दिया। लेकिन वही 2 बातें अगर वो रेगुलरली हर महीने सुनते रहेंगे और बच्चे के ऊपर उन बातों का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की मैंने बात की थी वो एक्टिवेट होगी, और ब्रेन जो है वो जब ग्रो करेगा तो वो उन चीज़ों के साथ ग्रो करेगा, उसमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म उस बच्चे को फिर फ़ायदा होगा। और डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बीमार हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई बर्थ से, या उसमें ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो रही है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से जो हमारे आम घरों के लोग हैं वो कैसे पहचाने और फिर वो डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करा सकें? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर सब लोगों को समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या है रेड फ्लैग, व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस। तो पहला रेड फ्लैग साइन तो मैंने बताया कि अगर कोई भी हाई रिस्क डिलीवरी हुई है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको रेगुलर चेकअप करवाना है, मंथली 2 मंथली जैसे आपको गाइड किया जाएगा। अब रेगुलर चेकअप करेंगे फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में, ताकि जहाँ पे भी वो इश्यूज़ हों वो पिक हो जाएं इमीडिएटली और फिर उनको एड्रेस किया जाए उस टाइम पे। ये हो गया एक चीज़। बाकी होगा कि और क्या सिम्टम, अगर हाई रिस्क फॉर एग्जांपल डिलीवरी नहीं थी लेकिन फिर भी उन बच्चों में इश्यूज हो सकते हैं, तो हमें क्या देखना है, डेवलपमेंट पे फोकस करना है। क्या हमारे बच्चे की डेवलपमेंट सही हो रही है या नहीं हो रही, क्या हमारा 3 महीने का बच्चा है, क्या वो स्माइल करता है, क्या वो आई कॉन्टैक्ट हमें देता है वापस, क्या वो वोकलाइज कर रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा आवाज़ें करना शुरू कर रहा है, हाँ हो और इस तरह की आवाज़ें बेसिक जी, तो क्या वो सही से चल रहा है। तो ये हो गया 3 महीने पे। यानी 6 महीने का बच्चा क्या थोड़ा थोड़ा अब फिजिकल मूवमेंट उसने करना शुरू की है, पलटी लेना जिस्म की शुरू की है। 8 महीने का हो गया, 9 महीने का हुआ तो क्या वो बैठना शुरू हो रहा है। साल का हो गया, क्या अब वो खड़ा होना शुरू हुआ है। 1.5 साल का हो गया, क्या अब 1.5 साल तक उसने कम से कम, वैसे तो साल से पहले बच्चे बात करते हैं, लेकिन कम से कम 1.5 साल पे क्या उसने बातें करना शुरू की, बेसिक बातें, इंटरेक्टिव बातें, मीनिंगफुल बातें। कई दफ़ा ऐसा होता है मीनिंगफुल बात नहीं करता, कुछ लफ्ज़ बोल रहा होता है, उसको पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। दैट इज़ नॉट मीनिंगफुल। मीनिंगफुल इज कि उसने पापा को पापा बोला, बाबा को बाबा, वो समझ रहा है कि ये पापा है, ये मम्मी है, वो बोल भी पापा रहा है।
दैट इज़ द मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल वर्ड्स बाय 1 ईयर ऑफ एज अगर ये आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका बच्चा सही चल रहा है। अगर इन सिम्टम्स में अगर कहीं ना कहीं आपको डिले दिख रहा है तो अगर आपको डिले लग रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो डिसाइड करेगा कि कोई मसला है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, और कई बार पेरेंट्स इसमें स्टिग्मा से डरते हैं, सोशल स्टिग्मा, जो दूसरी बड़ी बात, सोशल स्टिग्मा लग जाएगा, टैग लग जाएगा, इसको कहीं हमें ये ना बोला जाए कि आप ये पागल बच्चा है, तो ये पागल बच्चे को आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यानी कि इनका बच्चा पागल है या इनके बच्चे को कुछ मसला। तो देखें क्या है कि अगर हम अर्ली इंटरवीन करेंगे उस बच्चे को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। हमें जाना पड़ेगा। टैगिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें उसको टैग करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एपिलेप्सी का मरीज़ है, हमें उसको टैग नहीं करना है कि ये डेवलपमेंटल डिले का मरीज़ है। हमें उसकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, हमें उसकी डेवलपमेंट पे काम करना है। हमें उसको, अगर कोई हमें थोड़ी सी वेरिएंस लग रही है, फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि 6-8 महीने का बच्चा अभी नहीं बैठ रहा, तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास उसको लेना है, कुछ एक्सरसाइजेज सिखानी है ताकि वो एक्सरसाइजेज वो पोस्चर्स में उसको रखा जाए, उसको उसमें हेल्प की जाए ताकि वो 10 महीने पे बैठने लगे। तो इसमें क्या मसला है? अगर हम ये करेंगे तो हमें उसका टैग नहीं लगाना है डेवलपमेंटल डिले, लेकिन हमने हेल्प किया, वो इम्प्रूव हो गया। नहीं, अगर हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, चेकअप्स कराएंगे अपने बच्चों का, तो वो हमारे लिए ही फायदा होगा, हमारे लोगों के लिए ही फायदा होगा और बच्चा भी सेफ रहेगा। एग्जैक्टली। और टाइमली जाएंगे, असल मसला है टाइमली। वरना 4 साल के बाद हम आए और बोलें कि डॉक्टर साहब इसको डेवलपमेंटल डिले है, तो वो डिले का जो हमारा जो गोल्डन पीरियड था, दैट पीरियड इज लॉस्ट। सिमिलरली ये हो गया, अब हमने डेवलपमेंटल डिले की बात की, इसी के साथ साथ इन्हीं बच्चों में, इन्हीं या इनके अलावा नॉर्मली डेवलपिंग चिल्ड्रन में भी एपिलेप्सी होती है, दौरे होते हैं। अब दौरे का क्या है, दौरा इंडिपेंडेंटली, यानी आम लैंग्वेज में दौरा, वैसे एपिलेप्सी जो सीजर्स होते हैं, दौरे इंडिपेंडेंटली ब्रेन पे इफेक्ट कर सकते हैं। जो पहले डॉक्टर साहब थोड़ा सा समझाइए, दौरे कैसे पड़ते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? देखें, दौरे पहले तो दौरा है क्या? तो दौरा है जब भी कोई फिजिकल एबनॉर्मल रेपिटेटिव एक्टिविटी होती है, यानी कहें कि झटका हो रहा है, जकड़ लेना एकदम। देखिए, हमारी नज़र में जो दौरा है वो यही है कि फिजिकल एकदम से ऐसे झटके होना शुरू हो गए, आंखें पलट गई, जिस्म बेहोश हो गया, और फिर वहाँ काफ़ी अरसे तक वो झटके खाता रहा और फिर 2 घंटे के लिए बेहोश रहा। ये तो सबको पता है लगभग कि यह से अलार्म, ठीक है, ये तो अलार्म है। लेकिन यही नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ छोटे दौरे भी होते हैं जिसमें सिर्फ थोड़े से झटके एक ही हाथ में होंगे, या कई दफ़ा सिर्फ ऐसे झटका होगा लेकिन बिहेवियरल चेंज आएगा, यानी बाजू ऐसे झटका किया और आंखें पलट गई और बच्चा थोड़ी मोमेंटरीली फॉर 5 सेकंड बेहोश रहा और फिर होश में आ गया। वो भी दौरा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मगर सकता है। आपको मिलना पड़ेगा, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा ये दौरा है या नहीं है। लेकिन एज अ पेरेंट हमें डॉक्टर के पास जाना ही होगा, आना पड़ेगा जब भी हमें कुछ भी फिजिकल एबनॉर्मल एक्टिविटी बच्चे में महसूस होती है। फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो दौरा है। बहुत बार नहीं होता दौरा, बहुत बार वो बिहेवियरल चीज़ें होती हैं, बहुत बार कोई रेपिटेटिव मूवमेंट वैसे बिहेवियरली भी बच्चे नॉर्मली कर रहे होते हैं, रॉकिंग मूवमेंट्स, बड़ी सारी और मूवमेंट्स हैं जो बिहेवियरल होते हैं, मगर वो हम डिसाइड करेंगे वो हैं या नहीं, आपको आना पड़ेगा ऐसा। तो डॉक्टर साहब, आपकी कोई मैसेज, आपका कोई इम्पोर्टेंट बात हो जो आप नाजरीन तक या जो अपने लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं? जी, एज अ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट मेरा ये मैसेज है कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की, एंड हमें बच्चों को डॉक्टर के पास लाना भी है, अर्ली भी लाना है और परसिस्टेंट भी रहना है, और फिर हमें इसमें पेशेंस भी रखनी है, क्योंकि दीज आर डिजीज़ जो इमीडिएटली ठीक नहीं होती, इनमें लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना है। हमें इसमें बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, डिजीज़ को मॉडिफाई करना है। डिजीज़ को इमीडिएटली क्योर नहीं कर सकते, लेकिन जितना मॉडिफाई करेंगे उतना ब्रेन बेहतर ग्रो होगा और उस बच्चे को कम्युनिटी में लॉन्गर रन में वो बेहतर फ़ायदा देगा, बेहतर एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल वो अपनी लाइफ जी सकेगा। जितना उसके कैलिबर में होगा, वो कितना डैमेज है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें कम से कम उसको उसका बेस्ट देना है। जो उसके पास कैपेबिलिटी है, हमें बेसिकली कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करना है, डिसेबिलिटीज़ को पीछे रखना है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे में कोई भी डिसऑर्डर पाया जाता है या कोई डेवलपमेंट ग्रोथ उसमें नहीं हो रही है, उसको हम वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं घर में जिससे ये जो बीमारियाँ हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हम अच्छे तरीके से उसकी केयर कर सकते हैं, कैसे हम करें? देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, और इसमें क्या है कि होम इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये
नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे डेवलपमेंटली डिलेड या एपिलेप्सी या ऑटिज़म या ADHD के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो घर में हम क्या कर सकते हैं, घर में हमें उसकी डिसेबिलिटीज़ को पीछे रखना है, एबिलिटीज़ पे पुश करना है, उसको एज इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है, यानी उसको ओवर पैम्परिंग नहीं करनी है, हमें केयर करनी है। केयर और मॉनिटर करना है उसको, ये क्या कर रहा है। ओवर केयर में और पैम्परिंग में डिफरेंस है। पैम्परिंग मतलब कि हम उसको सब कुछ खुद करके दें, और इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब है कि हम उसको सिखाएं। तो हमें उसको सिखाना है, हमें उसको पैम्पर तो करना है, प्यार तो करना है, प्यार करना अलग चीज़ है, लेकिन इंडिपेंडेंट बनाना अलग चीज़ है। सो वी हैव टू लर्न द मदर इज़ द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, द मदर इज़ द बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, द मदर इज़ द बेस्ट बिहेवियरल थेरेपिस्ट। अगर हम एंड व्हेन आई एम सेइंग मदर, आई एम सेइंग ग्रैंड मदर ऑल्सो, आई एम सेइंग फादर ऑल्सो, दैट मीन्स द फैमिली। या तो फैमिली, क्योंकि उनके पास बच्चा 24 घंटे रहता है, डॉक्टर के पास 10 मिनट रहेगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आधा घंटा रहेगा। तो एज अ फैमिली जो पेरेंट्स हैं वो चीज़ें केयर करनी पड़ेगी और उनको सीखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। जब उनके पास अगर कोई बच्चा है जो माजूर है किसी पेरेंट्स के पास, तो उनको ये सारी चीज़ें खुद सीखनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर से, और फिर उन चीज़ों को घर में जाके अमल में लाना है। और स्ट्रेस माहौल बेहतर रखने की कोशिश करनी है। घर में माहौल बहुत ज़रूरी है, लड़ाई नहीं, बाकी जितना हाँ जी बिल्कुल, जितना घर में आज लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, परेशानी, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। जिनके बच्चों में प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स में फिर ज़्यादा लड़ाई, क्योंकि एक टॉक्सिसिटी का माहौल आता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें डिसेबिलिटी को थोड़ा पीछे रखना है, उस पर काम करना है और एबिलिटीज़ पे फोकस करना है। डॉक्टर साहब हाँ जी आप कंप्लीट करिए। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं अभी पूछना चाहूँगा जो अभी मेरे जहन में आया। आजकल क्या होता है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन हाथ में दे देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और अपने आप से बच्चों को छुड़ाने के लिए, मतलब अगर कोई पेरेंट काम कर रहा है, वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से दूर रहने के लिए या बच्चों को अपने काम से दूर रखने के लिए उनको मोबाइल थमा देते हैं। आप वीडियोस देखिए, कार्टून देखिए, और वो फिर उसके आदी हो जाते हैं। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्या उनका जो दिमागी तवाज़ुन है उस पर तो कोई असर नहीं होगा, या उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर कोई असर तो नहीं होगा? देखें, सबसे पहले मैं इस मौजू पे सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि जो करंट रिकमेंडेशंस क्या हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो रिकमेंडेशन है स्क्रीन टाइम की, रिकमेंडेशन है कि पहले 2 साल में, फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, we don't zero screen time should be there. Screen time, it's not about mobile, मतलब 2 साल तक हमें बच्चों को मोबाइल दिखाना ही नहीं, या टीवी, दोनों ही नहीं दिखाना, लैपटॉप भी नहीं, नो स्क्रीन टाइम, zero screen time, that's the recommendation. Beyond 2 years of age, up to 5 to 6 years of age, आप मॉडरेट कर सकते हैं बिटवीन हाफ आवर टू 1 hour, इतना आप उनको स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कंटेंट इज मॉनिटर्ड क्लोजली, कि वो हाई यील्डिंग सेंसिटिव कंटेंट तो नहीं है, हाई यील्डिंग कंटेंट होना चाहिए, सेंसिटिव तो होना ही नहीं चाहिए, बेनिफिशियल कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट भी बेनिफिशियल होना चाहिए, और फिर वो मॉडरेटेड होना चाहिए, पेरेंट्स कंट्रोल्ड होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक रिमोट दे दिया और आप चले गए, तो दैट्स नॉट द वे वी गिव स्क्रीन टू द चिल्ड्रन। ना, आजकल हमने अक्सर देखा है बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, कार्टून, वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेशन ये है, फिर हो गया दूसरी बात, फिर 5 साल के बाद भी जो आप कंटेंट दिखाते हैं उसमें भी लिमिट्स हैं, लेस देन 2 hours, 2 घंटे से ज़्यादा तो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम किसी भी बच्चे को नहीं है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को भी, और उन 2 घंटों में भी हमेशा आपका मॉनिटर्ड होना चाहिए कि आप क्या, मॉनिटर्ड कंटेंट होना चाहिए। यह रिकमेंडेशन। दूसरी के आपके नुकसानात क्या है? नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। स्पेशली अब मेरे टॉपिक से रिलेटेड मैं अगर बात करूँ तो पहले 2 साल के अंदर जो स्क्रीन टाइम बच्चों को देते हैं, इसमें जो सबसे डेंजरस चीज़ है दैट इज़ स्पीच डिले, एंड दैट डिले विल बी फॉर लाइफ। And it's happening more and more now. Post COVID, we have seen a like epidemic of children who बहुत सारे changes देखे गए। We have seen epidemic of children who have lost their language, who have not got their language. 2 साल क्या बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत फ़ोन दिखाया, और वो फ़ोन पे ही रहते थे और टीवी देखते रहते थे, तो सीखेंगे किससे? लर्निंग इज बाई इंटरेक्टिंग, वो स्क्रीन से नहीं आती है। स्क्रीन से उनके पास वो जो अगर कुछ आएगा भी तो वो राइम्स आती हैं। राइम्स आर डेंजरस अनलेस दे आर बैक्ड अप बाई स्पीच, नॉर्मल स्पीच। पहले कन्वर्सेशन आनी चाहिए, फिर राइम्स सीखनी है।
तो हम पहले राइम्स ही दिखाते हैं, हम राइम्स दिखा रहे हैं और कन्वर्सेशन नहीं सीख जो रहा हम बच्चा। सिर्फ उल्टा ही कर रहे ये नहीं समझ, मतलब बच्चे को ये नहीं पता है कि मुझे खाना मांगना है, लेकिन उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पता है। सो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है मम्मा मुझे खाना खाना है, मम्मा मुझे भूख लगी है। बिल्कुल, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। टू एंड फ्रो कन्वर्सेशन, ग्रुप में खेलना, ग्रुप डिस्कशन, सोशल इंटरेक्शन। सो सोशल इंटरेक्शन जो है एंड दिस जो लर्निंग है पहले 3 साल की, मैंने पहले भी बात की कि ब्रेन की ग्रोथ पहले 3 साल होती है। तो एक बार अगर पहले 3 साल में बच्चे ने सोशल इंटरेक्शन नहीं सीखा, वो लाइफ टाइम के लिए माजूर हो जाएगा सिर्फ आपकी स्क्रीन की वजह से। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और ये हो गया एक्सट्रीम। फिर सिर्फ एक्सट्रीम की बात नहीं होगी ना, यहाँ पे बीच में मॉडरेट इश्यूज तो रहेंगे, थोड़े बहुत बिहेवियरल इश्यूज तो आपके आधे घंटे के स्क्रीन से भी आएंगे, 1 घंटे के स्क्रीन से भी आ सकते हैं। तो स्पीच आना ही नहीं बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्पीच आ भी गई लेकिन आपके बच्चे में कुछ ना कुछ बिहेवियरल इश्यूज रह गए उसकी वजह से, सोशल इंटरेक्शन वीक हो गई और फिर वो वीक लाइफ टाइम के लिए रह गई। तो दैट्स समथिंग विच इज़ डेंजरस एक्चुअली फॉर द चाइल्ड। तो हमें इस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा एज अ कम्युनिटी कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन से बचाएं। पहले 2 साल में कम से कम उसको बिल्कुल स्क्रीन ना दें जब तक कि वो अपनी स्पीच की फ्लुएंसी और सोशल इंटरेक्शन सीख ना लें, और उसके बाद भी बहुत मॉडरेटेड कंटेंट दिखाएं लोग। बहुत बहुत